नमस्कार दोस्तों, 3 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया स्टैंड्स फॉर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार। इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और कहीं ना कहीं म्यांमार में जो भी केओस चल रहा है, जो भी मिलिट्री कूप हुआ है, जिसके चलते वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, आप देखो लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि 500 लोगों को, जिसमें बहुत सारे चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड हैं, मिलिट्री लेड ऑपरेशंस में मार दिया गया म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स थे, वो देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। इस बैकड्रॉप में इंडिया का फ्राइडे को स्टेटमेंट आता है कि इंडिया म्यांमार में डेमोक्रेसी को रिवाइव करना चाहता है और वो चाहता है कि वायलेंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की प्रिवेलिंग सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, ऐसा इंडिया का बोलना है। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि वी कंडेम्ड एनी यूज ऑफ वायलेंस। इंडिया ने यह भी बोला है कि हम बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ शुड प्रवेल, रेस्टोरेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी का म्यांमार में। ये सब बातें इंडिया ने बोली हैं। इंडिया ने बोला है कि आपने जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ रखे हैं, इसमें एक तो ऑंग सैंग सीकुई, उनके प्रेसिडेंट और जो भी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, जो कि डेमोक्रेसी के समय पे म्यांमार की पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, पकड़ के जेल में बंद करके रखा गया है, उनको छोड़ दो। ये सब बातें किसने बोली हैं? ये सब बातें बोली हैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरिंदम बागची साहब ने। और ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से डायलॉग आ रहा है, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टैंड है। ठीक है भाई। इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने इस बात के ऊपर कंसर्न जाहिर किया था जब म्यांमार में 1 फरवरी को मिलिट्री कूप हो गया था। उसके बाद अगर आप देखो तो क्या इंडिया ने म्यांमार के साथ टाइज तोड़ दिए? ऑब्वियसली नहीं। उसके बाद बहुत सी फॉरेन मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग हुई है। तो बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, बिम्स्टेक की मीटिंग जो हुई थी, उसकी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में म्यांमार ने पार्टिसिपेट किया था। चेयर कौन कर रहा था इस मीटिंग को? श्रीलंका कर रहा था। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, नेपाल ने भी किया, बांग्लादेश ने भी किया, भूटान ने भी किया, थाईलैंड ने भी किया। ये जो बिम्स्टेक वाली न्यूज़ है, इसको मैंने कल के करंट अफेयर्स में कवर भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे म्यांमार के साथ रिश्ते तोड़ रहा है इंडिया या कोई और देश। सबको ये पता है कि रिश्ते तोड़ के, डरा के, धमका के कुछ मिलने वाला नहीं है। बातचीत से ही अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है। अब बात करते हैं कि म्यांमार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। इंडिया और म्यांमार के जो ऑफिशियल रिश्ते हैं वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बाद शुरू हुए। ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई 1951 में। लेकिन अगर आप देखो तो प्रोग्रेसिव स्केल पर रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए 1987 में, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी म्यांमार गए बातचीत करने के लिए। ठीक है भाई। मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप की बात की जाए तो इंडिया और म्यांमार ट्रेडिशनली बहुत कुछ शेयर करते हैं। अंग्रेजों ने एक ही समय पे इंडिया और म्यांमार के ऊपर कब्जा किया है और एक ही एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलली इंडिया म्यांमार दोनों को गवर्न कर रहा था। फिर अगर आप देखो तो इंडिया म्यांमार में कल्चरल, हिस्टोरिक, इथनिक और रिलीजियस टाइज है। आप बोलोगे कि म्यांमार के लोगों की इंडियन मेनलैंड के साथ क्या एथनिक टाइज हैं? तो भाई अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाते हो तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, खासकर नागालैंड, मणिपुर, रिजर्व, इस तरह के जो स्टेट्स है, वहाँ पे जो लोगों की एथनिसिटी है और म्यांमार के बॉर्डर इलाकों में जो लोगों की एथनिसिटी है वो काफ़ी हद तक सेम है। तो आप कह सकते हो कि कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज, रिलीजियस टाइज, एथनिक टाइज इंडिया म्यांमार के बड़े हैं। और एक बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर भी है इंडिया म्यांमार का और मैरीटाइम बॉर्डर भी है। अगर आप बात करो तो म्यांमार इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आपका 1624 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार का। ये अकेली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, क्योंकि बांग्लादेश को साउथ एशिया में माना जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, याद रखिएगा। मैरीटाइम बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश की 725 किलोमीटर की है। और म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पे इंडिया की 2 फॉरेन पॉलिसीज इंटरफियर करती हैं, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं। एक है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है। और कहीं ना कहीं म्यांमार की लोकेशन बहुत जियो स्ट्रैटेजिक है। अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस चाहिए तो आपको म्यांमार के साथ रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट क्राइसिस के साथ डील करना है तो म्यांमार के साथ रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मुझे हेल्प करने के लिए भी आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वीडियोस बना रखी है मैंने 20 से 25, वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगी। प्लस अगर हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको जो भी वीडियोस दिखती हैं, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, आपकी रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री हो, मदद मिल रही है तो ज्वाइन बटन दबाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए।
और मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्वाइट ओवर गवर्नमेंट्स पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। सरकार ने अभी रेयर डिसीजेस के लिए एक गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है। अब आप बोलोगे रेयर डिसीजेस क्या होते हैं? रेयर डिसीजेस बेसिकली वो डिसीज होते हैं दोस्तों जो कि जल्दी किसी को होते नहीं है। यहाँ पे रेयर डिसीजेस की जो पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021, इसके ऊपर पहले काफ़ी बहस हुई है। अब जब ये पॉलिसी निकल के आई है तो जो पेशेंट हैं जिनको रेयर डिजीज है और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वो लोग जो रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनकी मदद करते हैं, ये लोग इस नई पॉलिसी से खुश नहीं है। ये लोग इस नई पॉलिसी से क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज के डॉक्यूमेंट में जो सरकारी सपोर्ट दिया जाएगा उन पेशेंट्स को जिनको रेयर डिजीज है, वो सपोर्ट 15 लाख से बढ़ा के 20 लाख तक का किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रीटमेंट में कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होती है, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे रेयर डिजीज के कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक होती है स्पाइना बिफिडा, एक होती है हेमोफीलिया, एक होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ना, ये रेयर डिजीज होती हैं। ये जल्दी होती नहीं है बट ये बहुत डेडली होती है और ये बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप देखो तो 7,000 से लेके 8,000 अलग अलग रेयर डिजीज है और इतनी बीमारियों में से केवल 5% बीमारियों की नॉन थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। लगभग 95% रेयर डिजीज की कोई भी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप बोलो तो 10 में से एक पेशेंट को ही थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट मिल पाता है अगर उसको रेयर डिजीज है तो। अगर आप बात करो तो दीज डिसीजेस हैव डिफरिंग डेफिनेशंस। अलग अलग कंट्रीज में इन डिजीज की अलग अलग डेफिनेशन है और अलग अलग कंट्रीज में डिजीज का प्रेवलेंस भी अलग अलग है। कुछ कंट्रीज में हर 10,000 लोगों पे एक आदमी को रेयर डिजीज है, कुछ कंट्रीज में हर 10,000 लोगों को हर 10,000 लोगों पे 6 आदमी को ये है रेयर डिजीज है। एरिया वाइज भी मैटर कर सकता है, हो सकता है हमारे किसी एक स्टेट में ज्यादा प्रेवलेंस हो रेयर डिजीज का, एक स्टेट में कम हो। तो पहली बात तो इंडिया के पास एपिडेमियोलॉजिकल डाटा भी नहीं है रेयर डिजीज का। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में कौन सी जगहों पे कितने लोग एग्जैक्टली रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं, इसका भी डाटा इंडिया के पास नहीं है। प्लस इंडिया ने सारी डिजीज को रेयर डिजीज क्लासीफाई नहीं किया है। इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड लिस्ट है रेयर डिजीज की, उन सारी डिजीज को इंडिया में रेयर डिजीज अभी नहीं माना गया है। और जो थोड़ी बहुत डिजीज की दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो इतनी महंगी हैं कि अगर किसी को रेयर डिजीज हो जाए और उसको दवाई लेनी पड़े तो उसके हालात ही खराब हो जाए। कुछ ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज दुनिया भर में रेयर डिजीज बना रही हैं। इंडिया में एक दो रेयर डिजीज जो बनाती कंपनी वो बनाती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका खाना पचना बंद हो जाता है तो वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे केसेस में वो दवाइयों के थ्रू खाना खा रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेयर डिजीज। तो ऐसे एक रेयर डिजीज की दवाई इंडिया में बनती है, बाकी जितने प्रकार के रेयर डिजीज हैं ज़्यादातर उनकी दवाइयाँ इंडिया में नहीं बनती। अब चूंकि इन थेरेपीज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन थेरेपीज का इलाज भारत सरकार फ्री में नहीं दे पाई है। ऐसा बोला गया है कि एक बच्चा जिसका वजन 10 किलो है, अगर इसको एक रेयर डिजीज हो जाती है तो उसकी कॉस्ट सालाना 10 लाख से 1 करोड़ तक आ सकती है उसके इलाज की। और जैसे जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे जो कॉस्ट आएगी उसका इलाज करने में वो भी बढ़ेगा। अब ये जो पॉलिसी अभी लाई गई है सरकार के द्वारा, इसको पहले 2017 में तैयार किया गया था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने पॉइंट आउट किया कि भाई खर्चा कौन उठाएगा। बेसिकली बात सब कुछ आके खर्चे पे लटक जाती है कि पैसा कौन खत्म करेगा, कौन कौन सी डिजीज रेयर डिजीज में आएंगी। तो उसके लिए 2018 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया कि कौन पैसा खत्म करेगा, कौन सी डिजीज रेयर डिजीज में आएंगी, सेंट्रल स्टेट्स कितना कितना पैसा खर्च करेंगी। और फाइनली इस एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से इस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जनवरी में दी थी और अब पॉलिसी पब्लिक की गई है और इस पॉलिसी का भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो बना के आपको इस टॉपिक को समझाऊं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज कोरोनल मास इजेक्शंस। ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, साइंस का टॉपिक है, पूरी तरीके से मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको क्या समझाऊं। हालांकि इसमें बहुत अंदर घुसने की जरूरत है भी नहीं। रीजन भी इतना ट्रिकी आपसे पूछा जाता नहीं है। इसके लिए तो फिर भाई आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो बात अलग है। अब कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं? देखिए, सन की सरफेस से जो इजेक्शंस होते हैं
ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स के उनको कोरोनल मास इजेक्शंस बोला जाता है। अब वैसे तो आप बोलोगे कि इनका क्या नुकसान है, बहुत से नुकसान है। ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, ये सैटेलाइट खराब कर सकते हैं, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स लेके आ सकते हैं इंडिया में, और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड काफ़ी हद तक मैग्नेटिज्म पे भी डिपेंड करती है, और इन कोरोनल इजेक्शंस में काबिलियत है मैग्नेटिज्म को अल्टर करने का। अब होता यह है कि जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, इनको पता करना कि ये किस समय पे होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, इसके लिए अभी जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो है कंप्यूटर एडेड सीएमई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है जो कि कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम से ये पता करने की कोशिश करता है कि आउटर कोरोना में करप्शंस, ये इरप्शंस किस हिसाब से होंगे। दो प्रकार का कोरोना, कोरोना मतलब ये कोरोना मत समझिएगा, सन का जो आउटर लेयर होती है ना, उस आउटर लेयर की बहुत सारे सेग्रीगेशंस हैं। तो एक इनर कोरोनल लेयर होती है, एक आउटर कोरोनल लेयर होती है। अभी क्या है कि जो आउटर कोरोनल इरप्शंस हैं उसको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम है कैक्टस। हालांकि ये सिस्टम भी पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है, बट इनर कोरोनल इरेक्शंस को ट्रैक करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोरोनल मास इजेक्शंस को पता करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक इजाद की है, बस यही यहाँ पे ये न्यूज़ है। ओके, ये प्रॉब्लम है। तो और वो भी खासकर लोअर कोरोनल इजेक्शंस को जानने के लिए, ठीक है ना। हायर जो आउटर कोरोनल इजेक्शंस है उसको जानने के लिए थोड़ी बहुत टेक्निक हमारे पास एग्जिस्टेंस है, बट लोअर कोरोनल इजेक्शंस को डालने के लिए एक नई टेक्निक यहाँ पे बनाई गई है। बस यही बेसिकली एक न्यूज़ है। आदित्य L1 की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है। ये काम क्या करता है, सोलर कोरोना के लोअर रीजन को ये ऑब्जर्व करता है। तो अगर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्को ऑन द आदित्य L1 डाटा will provide new insight into the CME properties in the less explored region। अब आप बोलोगे सिस्को क्या है, तो सिस्को का फुल फॉर्म है CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। ठीक है ना, ये जो फुल फॉर्म ना, CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। CME क्या है, कोरोनल मास इजेक्शंस। तो इनर सोलर कोरोना मतलब सन के आसपास जो इनर लेयर है उसके कोरोना की, उसमें मास इजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने वाली प्रॉपर्टी को आप सिस्को बोल रहे हो। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो आदित्य L1 जो हमारा सोलर मिशन भेजा गया है, इसका डाटा भी मदद करेगा। तो आदित्य L1 हमारा पहला सोलर मिशन है और इनर सोलर कोरोना को वो स्टडी कर रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा। मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे आर्टिकल में थी वो ये थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में और टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है महेंद्रगिरी ओडिशा सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओडिशा की सरकार ने प्रपोज किया है एक सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द साउदर्न पार्ट ऑफ स्टेट एट महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी एक हिल स्टेशन है, रिच बायोडाइवर्सिटी इसकी ओडिशा में। ओडिशा में अभी तक के लिए केवल एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कितने का है ये, तो 5570 स्क्वायर किलोमीटर का ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का पहला रिजर्व है ये बायोस्फीयर रिजर्व। 20 मई 1996 को इसको नोटिफाई किया गया था। अगर आप बात करो कि जो दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाई करने की बात की जा रही है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका एरिया कितना होगा, 4,70,955 हेक्टेयर्स। कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये, तो गजपति एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्टर्न घाट में ये फैला हुआ है। ये जो हिल इकोसिस्टम है आपका, ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है बिटवीन फ्लोरा एंड फौना ऑफ साउदर्न इंडिया एंड हिमालयाज। कौन सा, आपका ये महेंद्रगिरी इकोसिस्टम, जिसको यहाँ पे उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। SN पात्रा जी का स्टेटमेंट देखिए, जो कि प्रेसिडेंट है उड़ीसा एनवायरमेंट सोसाइटी के, क्या बोलते हैं, अब बायोस्फीयर रिजर्व इन महेंद्रगिरी is urgently needed for the conservation of the landscape, ecosystem, rare and threatened plant species in the eco hill system, which is now under severe degradation। मतलब कि महेंद्रगिरी में एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाना बहुत जरूरी है, जो कि इस लैंडस्केप का अर्जेंट बेसिस पे कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, जो कि इस हिल सिस्टम में थ्रेटेंड प्लांट स्पेशीज, रेयर प्लांट स्पेशीज को काफी नुकसान हो रहा है। दे आर अंडर सीवियर डिग्रेडेशन। आगे बात की जाए, महेंद्रगिरी में जो लोग रहते हैं उसको बोला था सौरा पीपल। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। यहाँ पे कांद्रा ट्राइब के लोग भी पाए जाते हैं। तो महेंद्रगिरी में दो ट्राइब्स के नाम जरूर याद रखिएगा, सौरा और कांधा। फिर इन हिल्स में अच्छी खासी डाइवर्स वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रपोज्ड महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें वेजिटेशन भी अच्छी खासी, इसकी जो फ्लोरा है वो बहुत रिच है।
द रिच फ्लोरा इन महेंद्रगिरी रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ द रिपोर्टेड फ्लोरा ऑफ ओडिशा। ओडिशा में जितना भी फ्लोरा है उसका 40% महेंद्रगिरी में पाया जाता है। 1358 स्पेशीज प्लांट्स हैं यहाँ पे। जो 41 थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं उड़ीसा में, उसमें से 29 महेंद्रगिरी में पाए जाते हैं। ये किसने बताया है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बताया है। और अगर आप फॉनल डाइवर्सिटी की बात करो, जानवर में कितने पाए जाते हैं महेंद्रगिरी में, तो 388 स्पेशीज ऑफ एनिमल्स, 27 स्पेशीज ऑफ मैमल्स, 165 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, 23 स्पेशीज ऑफ स्नेक्स, 15 स्पेशीज ऑफ एम्फीबियंस, 3 स्पेशीज ऑफ टर्टल्स एंड 19 स्पेशीज ऑफ लेजर्ड्स। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की लास्ट न्यूज़ 2021 ग्लोबल जेंडर गैप। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज की है और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे 28 प्लेस नीचे चली गई है। इंडिया की रैंकिंग 2020 में आउट ऑफ 153 कंट्रीज थी 112, और इस साल 2021 में इंडिया की रैंक 156 कंट्रीज में 140। साउथ एशिया में थर्ड सबसे गंदा परफॉर्म करने वाला इंडिया है। हमसे ज़्यादा जो चिल्लर कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, वही नीचे रहेंगी हमसे। अगर आप देखो तो इंडिया ने अब तक 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप को क्लोज किया है। आप यहाँ पे अगर बात करो तो ये जो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, ये इसलिए हुआ है बेसिकली, इसका जो एक प्रोमिनेंट रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि वुमेन का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है और जो अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं नीचे हुआ है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में और अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स में यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो 3% बढ़ा है, और अब तक जेंडर गैप केवल 32.6% हम लोग क्लोज कर पाए। मतलब 32.6% मेन और वुमेन के बीच में जो जेंडर गैप है इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स, वो हम क्लोज कर पाए हैं, और 2021 में 2020 के कंपैरिजन में 3% बढ़ गया है। उसके बाद अगर आप बात करो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स की, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स में भी 13.5% नीचे चला गया इंडिया में। 2019 में इंडिया में नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स थी 23.1%, अब 2021 में केवल 9.1% पे आ गई है। उसके साथ साथ वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो 2020 में था 24.8%, वो 2021 में 22.3% पे आ गया है। जो वुमेन प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स में थी वो भी 29.2% से कम हो गई। सीनियर और मैनेजरियल पोजीशंस पे जो वुमेन काम कर रही है उनका शेयर भी कम है। सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस पे केवल 14.6% वुमेन, मतलब टोटल सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस पे जो नंबर ऑफ वुमेन है वो सिर्फ 14.6% है, और वो फर्म्स जिनमें टॉप फीमेल मैनेजर्स हैं वो केवल 8.9 फर्म्स हैं। मतलब टोटल फर्म्स में से केवल 8.9% फर्म्स में टॉप पे जो मैनेजर्स बैठे हैं वो वुमेन है। इंडिया में एक मैन के कंपैरिजन में एक वुमेन केवल 1/5 कमाती है। इसके चलते इंडिया इज ऑन द बॉटम 10 ग्लोबली ऑन दिस इंडिकेटर। अगर आप बात करो तो हेल्थ और सर्वाइवल सब इंडेक्स में भी इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप रैंकिंग देखो दुनिया भर की, नेपाल की 106 रैंक है, अफगानिस्तान की 156। अब ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान ही हमसे मतलब पीछे है। अफगानिस्तान के हालात आपको पता है क्या है। हालांकि टोटल जो रैंकिंग हुई है यहाँ पे वो 156 कंट्रीज की हुई है, और 156 में से सबसे लास्ट अफगानिस्तान ही है। ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तालिबान की लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की 153 हालत है, भूटान 130, मतलब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अच्छे हैं। अगर आप बांग्लादेश के परफॉर्मेंस देखो, बांग्लादेश 65 नंबर पे। अगर आप साउथ एशिया की कंपैरिजन कर रहे हो तो बांग्लादेश ने वुमेन एम्पावरमेंट पे और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कम करने में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। वैसे तो 65, अगर बांग्लादेश अपने आप को इंप्रूवमेंट की बात करे तो अच्छा नहीं बोला जाएगा, बट अगर आप इसको इंडिया, पाकिस्तान वगैरह ऐसी कंट्री से कंपेयर करोगे तो बांग्लादेश इज मच हायर व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग इट्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन एंड वुमेन में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज का इतना ही एडिटोरियल न्यूज़ डिस्कशन था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।